एक हैबिट डेवलप करिए बच्चे के साथ, रीडिंग अलाउड। अच्छा, भले ही reading आपका aloud। बच्चा 6 मंथ्स का हो, हम्म। 1 ईयर का हो या 5 ईयर्स का हो, जी। यदि उसको पढ़ना आता हो या नहीं आता हो, जी। लेकिन आपके द्वारा बच्चों की स्टोरीज को जोर से जब आप बोलते हो, तो देयर इज अ टर्म कॉल्ड मिलियन वर्ड गैप। मतलब यदि हम रीडिंग अलाउड की हैबिट नहीं डालेंगे, तो ये बच्चा जब बड़ा होगा तो उसकी वोकेबलरी में एक बहुत बड़ा गैप रह जाता है। बट इफ़ यू कीप ऑन डूइंग ऑल दिस थिंग्स, और हमारे हमसे जो बड़े थे, मतलब हमारी दादी नानी ये सब करती थी, हमको सोने के पहले स्टोरी सुनाती थी। राइट। आजकल हम सोने के पहले मोबाइल हाथ में दे देते हैं बच्चों के, हमारे भी हाथ में मोबाइल रहता है। जी। बट दिस इज वन थिंग विच कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन किड्स लाइफ। पेरेंट की ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जिसका असर सबसे पहले बच्चों पर होता है? यू शुड नॉट शाउट इन फ्रंट ऑफ किड। आप सिर्फ फॉर्मली नो करिए कि ये हम नहीं करेंगे। नहीं हो पाएगा। बच्चा जब 2-4 बार देखा गया कि मेरे पेरेंट्स ने मना किया और मेरी जिद के बाद में भी उसको हाँ नहीं करवा पाया, तो उसकी जिद भी अपने आप कम हो जाती है। पेरेंट्स को समझना चाहिए कि आज के टाइम का स्ट्रगल अलग है। साइबर बुलिंग, कंपटीशन, दूसरा एकेडमिक्स का जो लेवल हो गया वो बहुत हाई हो गया। तो इस स्ट्रगल के साथ में यदि आप बच्चे को बार बार बोलोगे कि हमारे ज़माने में ऐसा होता था और हम तो ये कर लेते थे, तो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस हमेशा कम होता है। जब आप ओवर डिसिप्लिन्ड होते हो, तो भी बच्चा आपसे एक लिमिट तक डरता है, उसके बाद में वो डरना छोड़ देगा। डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हैपन। यदि किसी पेरेंट्स को लगता है कि मैंने बच्चों को बहुत कंट्रोल कर लिया, तो वो बेसिकली उस मिथ में जी रहे हैं जो उनको आज पता नहीं है। एक रेगुलर हेल्दी प्रैक्टिस क्या होती है पेरेंटिंग की? क्या किया जाए बच्चे के साथ रेगुलर बेसिस पे जिसके बदलाव आपको लेटर ऑन दिखते हैं? सबसे पहले द नवनीत शो में आपका बहुत स्वागत है डॉक्टर अमित सर। थैंक यू सो मच। बड़ी दिनों से हम लोग इस बारे में बातचीत चल रही थी कि बच्चों के भविष्य को लेकर बातचीत की जाए, राइट पेरेंटिंग को लेकर बात की जाए। तो मुझे लगता है दिस इज़ द राइट टाइम, और आज का दिन था, मुकर्रर था जिस पे बात होनी है। तो सबसे पहले धन्यवाद इस शो पर आने के लिए और ये समय निकालने के लिए। थैंक्स टू यू ऑल्सो कि आपने इस इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बातचीत करने का सोचा। और आई फील जब दिन भर बच्चों के पेरेंट्स के साथ में रहते हैं, तो मुझे लगता है दिस इज द नीड ऑफ आवर। आज की डेट में पेरेंट्स एंड किड्स शुड बी अवेयर ऑफ ऑल दोज इश्यूज विच आर गोइंग ऑन राइट नाउ इन द वर्ल्ड। राइट। आजकल के पेरेंट जो हैं, या हमेशा से शायद ऐसा रहा है कि मार्क बेस्ड सक्सेस जो है उसको बड़ा प्रायोरिटी पर रखा जाता था कि मेरे बच्चे ने इतने अंक ले आया, इतने नंबर ले आया, या ये हासिल कर लिया तभी वो सक्सेसफुल है। क्या आज भी पेरेंट इस तरह से ही सोचते हैं? और आप जब इनसे मिलते हैं तो आप कैसे उनको काउंसिल करते हैं? नवनीत जी, देयर वाज अ टाइम जब एक्चुअल में यही क्राइटेरिया था। एकेडमिक्स वाज द ओनली क्राइटेरिया फॉर अ किड टू बिकम सक्सेसफुल। मेरे टाइम में मुझे ध्यान है, मेरे पेरेंट्स को बहुत लगता था कि यदि मैं डॉक्टर बन गया तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, तो उन्होंने मुझे उस तरफ पुश किया एंड दे वर राइट। लेकिन आज की डेट में डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, सीए या आईएएस होना कोई क्राइटेरिया नहीं रह गया है सक्सेसफुल होने का। हम लोग रूटीन में देखते हैं जब ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं व्हेन द किड्स आर डूइंग वेल, लेकिन स्टिल सक्सेस नहीं मिलता उनको। जॉब्स तो मिल जाता है बट सक्सेस नहीं मिलता जी। तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि पेरेंट्स को वो सॉफ्ट स्किल्स बच्चे में बहुत शुरू से इंस्टिल करना चाहिए जो कि बच्चों को सक्सेस दिलाए। सॉफ्ट स्किल में क्या क्या चीज़ें आपके अकॉर्डिंग आती हैं? सॉफ्ट स्किल्स आप सी मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस कि आज की डेट में एम्पैथी हो गया। एम्पैथी मतलब दूसरे के इमोशंस को पहचानना। उसके पहले सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन हो गया, खुद के इमोशंस को पहचानना जी। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जब खुद बंदा डिप्रेशन में है, लेकिन उसको भी समझ में नहीं आता कि मेरे साथ क्या हो रहा है लाइफ में, अनटिल कि वो कोई बड़ा स्टेप ले ले। तो अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करना, दूसरों के इमोशंस को आइडेंटिफाई करना, रेजिलियंस इज वन थिंग कि कितनी भी मुश्किल चीज़ हो वो वहाँ पे खड़े रहना। हमारे पेरेंट्स ने ये सब किया है, हमारे सामने किया है, लेकिन बच्चे आज की डेट में आप देखा जाए तो बहुत जल्दी ब्रेक डाउन हो जाते हैं। कुछ मार्क्स कम आ गए, हम लोग पेपर में पढ़ते हैं कि 10th में यदि मार्क्स कम आ गए तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, जो कि एक्चुअल में कोई आज की डेट में 10th के मार्क्स या 12th का मार्क्स मुझे ऐसा लगता है कि कोई क्राइटेरिया नहीं है लाइफ में सक्सेस का जी। तो पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इस तरह की स्किल्स बच्चे में डेवलप करें ताकि वो लाइफ को अलॉन्ग विद द स्टडीज लाइफ को भी जीना सीखें। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। भी रिसेंट एक केस हुआ है, शायद शहर मुझे नहीं पता, एक बहुत अच्छा प्लेयर स्टूडेंट अपनी किसी एक गलती की वजह से प्रिंसिपल के सामने खड़ा कर दिया जाता। शायद वो क्लास में एक मोबाइल लाके लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा था yes. और उसके बाद उसको इतना डराया गया, उसको इतना थ्रेटन किया गया, उसके सारे मेडल्स वापस ले लिए गए
और वो कई बार सॉरी बोलता रहा, जब लेकिन बात नहीं मानी गई, ही कमिटेड सुसाइड। यस। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? क्या ये इस तरह का स्ट्रिक्ट टीचर या इस तरह की स्ट्रिक्ट पनिशमेंट ठीक है आज की तारीख में बच्चों के साथ? बिल्कुल भी नहीं। और ये जो केस की आप बात कर रहे हैं, एक्चुअल में ये सभी ने सुना है जी। और सभी को बहुत दुख हुआ होगा, क्योंकि एक ऐसा बच्चा जो कि लाइफ, जिसके सामने पूरी लाइफ जीने के लिए पड़ी हुई थी, जी। और उसने एक बहुत छोटे से रीज़न से सुसाइड कर लिया। बट मेरा हमेशा मानना है कि आपका बच्चा क्या है, दैट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओन नेचर। 100%। पेरेंट्स मुझे बोलते हैं दिन भर कि बच्चा मेरा बहुत ज़्यादा जिद्दी है। मुझे ये लगता है बच्चा आपका जिद्दी नहीं है, इट इज़ बिकॉज यू हैव अलाउड परमिसिव पेरेंटिंग। आपने हर वो उसकी जिद पूरी की जो कि बच्चे ने किया, तो और कहीं ना आपने कहीं पूरी कर बच्चा दी। जिद्दी हो हो गया। गया। पेरेंट्स बोलते हैं बच्चा झूठ बोलता है। झूठ बोलना इसलिए क्योंकि समवेयर यू आर स्ट्रिक्ट पेरेंट, आपने कभी उसको स्कोप नहीं दिया कि वो अपनी गलती को एडमिट करे, इसलिए वो झूठ बोलना सीख गया। तो मैं पेरेंट्स को हमेशा बोलता हूँ कि यदि आपके बच्चे में कोई फ्लॉ है, आप अननोइंगली कर रहे हैं, आई डोंट से कि कोई भी पेरेंट्स जानबूझकर करता है, जी। बट लुक इट ओवर योर ओन बिहेवियर। यदि आपका बिहेवियर कहीं गड़बड़ होगा, आपका पेरेंटिंग गलत होगा, तो बच्चे में वो जो मिस बिहेवियर है वो अपने आप डेवलप हो जाएगा। तो जब हम लोग बात करते हैं हेल्दी पेरेंटिंग के बारे में, पहले की पेरेंटिंग बड़े अलग हुआ करती थी। बच्चे थे कई बार अपने बड़े भाई बहन के साथ या दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ या पड़ोस के बच्चों के साथ बड़े हो जाते थे। आजकल का सिनेरियो अलग है, क्योंकि सारे अलग अलग तरीके से, दादा दादी शायद किसी और शहर में है, बच्चा किसी और शहर में कमाने गया तो बेटा उसके साथ ही, बच्चा उसके साथ रह रहा है। तो आज की पेरेंटिंग का सही तरीका क्या है कि बच्चे इमोशन भी सीखें, सिंपैथी एम्पैथी को भी समझें और साथ में अपना फोकस भी डेवलप करें, उसके लिए क्या ज़रूरी है? देखिए, बहुत जल्दी और अर्ली एज में बच्चों को कुछ वर्ड्स पेरेंट्स को सिखाने आने चाहिए। अच्छा। जैसे कि यदि बच्चे, द चाइल्ड शुड बी अवेयर ऑफ कि मुझे गुस्सा आ रहा है, द चाइल्ड शुड बी अवेयर ऑफ कि मैं अभी सैड हूँ। और ये मैं बहुत जल्दी एज, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि 2-3 ईयर ऑनवर्ड्स अच्छा। बच्चे ये सब चीज़ें सीखते हैं। दिस इज़ व्हाट इज़ EQ। तो यदि बच्चा अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करना सीख जाता है, तो काफ़ी हद तक उसका इंटेंसिटी कम हो जाता है। जी। पेरेंट्स बोलते हैं मेरे बच्चे को बहुत गुस्सा आता है, और मैं उसको हमेशा मना करता हूँ। आई से वन थिंग टू देम कि आप उसको ये मत बोलो कि गुस्सा मत कर, पर यदि बच्चा गुस्सा कर रहा है तो आप उसको उस टाइम बोलो कि एक बार एटलीस्ट मुंह से बोले कि मुझे गुस्सा आ रहा है। व्हेन यू नेम योर ओन इमोशन, तो उसकी इंटेंसिटी कम होने लगती है, और यहीं से स्टार्ट होता है सारे बिहेवियरल जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वहाँ का सॉल्यूशन। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि द चाइल्ड शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई हिज और हर ओन इमोशन। दूसरी चीज, फिर वो दूसरों के इमोशंस को आइडेंटिफाई कर पाएगा, और जब ये दोनों चीजें होती है तो सेल्फ रेगुलेशन अपने आप बच्चे की लाइफ में आता है, एंड इट हैपन्स विद द प्रैक्टिस। ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। एक रेगुलर हेल्दी प्रैक्टिस क्या होती है पेरेंटिंग की? क्या किया जाए बच्चे के साथ रेगुलर बेसिस पे जिसके बदलाव आपको लेटर ऑन दिखते हैं? मुझे एक चीज लगता है कि बच्चे की लाइफ में 4-5 चीजों का टाइम ऑफ फिक्स कर दो जी। स्पेशली उनका स्लीप एंड वेकअप टाइम, उनका मील टाइम, उनका प्ले टाइम एंड देयर स्टडी आवर्स। ठीक है। पेरेंट्स अक्सर दिन भर बच्चे के पीछे पड़े रहते हैं कि बेटा अब ये नहीं करना है, वो करना है। उससे बेहतर ये है कि बच्चे को ये 5 चीज़ों का टाइम क्लॉक यदि उसके दिमाग में सेट रहेगा कि यदि मेरा हॉलीडे है या नहीं है, मुझे 7 o'clock पे उठना है और 10 o'clock पे सोना है। ठीक है। यदि दिस इज़ द टाइम फॉर मी टू स्टडी, दिस इज़ द टाइम फॉर मी टू प्ले। और मील्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि अभी बच्चे की इच्छा नहीं है, हम 1 घंटे बाद खिला देंगे, आधे घंटे बाद खिला देंगे। बच्चा भी उस चीज़ को हैबिट में ले आता है कि जहाँ पेरेंट्स ने पूछा उसने मना किया। तो यदि आप अपना पेरेंटिंग स्ट्रगल को ईज आउट करना चाहते हैं तो दिस 5 थिंग्स शुड बी फिक्स्ड इन किड्स लाइफ। उसके बाद आप देखना आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए बच्चे से बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। जो पेरेंट बिजी होते हैं उनके बच्चे इमोशनली क्या चीज़ सफ़र करते हैं जनरली, आप इस बारे पे थोड़ा सा बात कीजिए। एक्चुअली आज की डेट में टाइम देना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो कि पेरेंट्स के पास नहीं है जी। बट आप उसको एक और एडजेक्टिव ऐड करके सोचिए कि क्वालिटी टाइम आप दो। बिकॉज प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता कि आप पेरेंट्स बच्चों के साथ थ्रू आउट रहें। डेफिनेटली अर्निंग, उनका खुद का जॉब, सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक फिक्स टाइम बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप कितना भी बिजी हों। यदि आप डेली 15 मिनट्स टू हाफ एन आवर भी यदि बच्चे के साथ बिताएंगे, विच इज़ एन एक्सक्लूसिव टाइम फॉर द किड, जो सिर्फ उसी का टाइम है, बच्चे को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा
कि मेरे पेरेंट्स को मैं उतना ही इम्पोर्टेंट हूँ जितने दूसरे लोग हैं, ये जितना काम है। जस्ट दे आर बिजी। हाँ, राइट। तो तो एक लेकिन पर्टिकुलर समय देना ज़रूरी है। लेकिन वो समय देना बच्चों वो समय देना पेरेंट्स के लिए बच्चों को बहुत ज़रूरी है, और दैट शुड बी क्वालिटी टाइम। उस राइट। क्वालिटी टाइम में आप दूसरी कोई चीज़ों पे बात मत करो, उस क्वालिटी टाइम में आप अपना फ़ोन ऑफ रखो, यू डोंट टॉक अबाउट बिजनेस विथ एनीवन। यदि आपने 15 मिनट भी इतना निकाल लिया तो बच्चे के अंदर ये खुद की फीलिंग आ जाएगा कि मेरे पेरेंट्स मुझे भी उतना इंपॉर्टेंस देते हैं जितना दूसरी चीज़ों को दे रहे हैं। राइट। एक लाइन हमेशा चलती कि हमारे ज़माने में, तो हमारे ज़माने में ऐसा होता था। तो हमारे ज़माने वाली बात आज की तारीख में कितनी इम्पोर्टेंट है? पेरेंट्स को समझना चाहिए कि आज के टाइम का स्ट्रगल अलग है। साइबर बुलिंग, कंपटीशन, दूसरा एकेडमिक्स का जो लेवल हो गया वो बहुत हाई हो गया। तो इस स्ट्रगल के साथ में यदि आप बच्चे को बार बार बोलोगे कि हमारे ज़माने में ऐसा होता था और हम तो ये कर लेते थे, तो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस हमेशा कम होता है। बेहतर यही है कि आप इन सब चीज़ों को समझें। दूसरा, अपने पास्ट का बोझ बच्चे के आज के वर्तमान पर मत ना डालिए। डालें। उनके अपने स्ट्रगल हैं, उनके अपने स्ट्रगल हैं, और उनके साथ में रहिए। बेसिकली उनको आपका हैंड होल्डिंग चाहिए, ना कि आपके पास्ट के हिस्ट्री के लेसन्स चाहिए। तो जो जो पेरेंट बताते हैं हमारे हमेशा बच्चों को कि व्हेन आई वाज इन स्कूल, व्हेन आई वाज इन 5th क्लास, व्हेन आई वाज इन योर क्लास, तो मैं तो ये करता या करती थी, इससे क्या बच्चा डिप्रेस हो जाता है? डिप्रेस्ड डायरेक्ट वर्ड ये नहीं भी यूज करें तो हाँ। सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बच्चे का बहुत कम हो जाता है। वो लो कॉन्फिडेंट फील करता है बिकॉज उसको लगता है कि आई एम नॉट कैपेबल। और ऐसा नहीं है कि वो कैपेबल नहीं है, ये इसलिए है क्योंकि वो एनवायरनमेंट चेंज हो गया। जिस एनवायरनमेंट में आप बड़े हुए थे, आपके पास जितना बड़ा सपोर्ट सिस्टम था, जी। पेरेंट्स का, फैमिली का, आज के डेट में फैमिली न्यूक्लियर हो गई, पेरेंट्स बिजी हो गए, जी। तो बच्चा कहीं ना कहीं उस सपोर्ट सिस्टम को सफर तो करता है। जी। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि हम हमारा बार बार एग्जाम्पल देख के बच्चे से ये एक्सपेक्ट करें कि वो उस लेवल तक आ जाए। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि बच्चे के स्ट्रगल को भी आप ऑनर करिए और बच्चे के साथ में रहिए, उसके हाथ में हाथ पकड़ के चलिए। लेकिन बार बार ये शब्द यूज़ करना कि हम तो ऐसे थे और तुम ऐसे हो, ये बच्चे के लिए बहुत खराब है। जी। एक डिसिप्लिन बेस्ड पेरेंटिंग होती है और एक होती है फियर बेस्ड पेरेंटिंग, डरा डरा के, धमका धमका के पढ़ाना या किसी चीज़ को करवाना। दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या बेहतर चीज़ होती है? दोनों का अपना ड्रॉबैक है और दोनों ही हाँ, ठीक नहीं है। ठीक है। जब आप ओवर डिसिप्लिन्ड होते हो हम्म। तो भी बच्चा आपसे एक लिमिट तक डरता है, उसके बाद में वो डरना बंद हो छोड़ जाता है। देगा। डेफिनेटली इट ठीक इज है। गोइंग टू हैपन। हाँ। यदि किसी पेरेंट्स को लगता है कि मैंने बच्चों को बहुत कंट्रोल कर लिया, तो वो बेसिकली उस मिथ में जी रहे हैं जो उनको आज पता नहीं नहीं लग रहा है। है। इफ़ यू आर वेरी परमिसिव, कि आपको ये लगता है कि हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं लेकिन उसके एवज में बच्चों को बहुत सारी चीज़ें दे दें, तो वो भी बच्चे के पार्ट पे गलत है। क्योंकि ठीक बात। बच्चा उस चीज़ को आज रिकॉग्नाइज कर रहा है, बट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम वो उसको रिकॉग्नाइज करना बंद कर बंद कर देगा। देगा। उसको ये समझ में आ जाएगा कि चूंकि पेरेंट्स मुझे टाइम नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए इतनी सारी चीज़ें मुझे ला मिल कर दी रही जा हैं। रही हैं। सो द बेस्ट इज पेरेंट शुड बी अ कोच। पेरेंट शुड नो कि मुझे कहाँ पर स्ट्रिक्ट होना है और कहाँ पर नहीं होना है। जी। जैसे मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ। आज ही क्लिनिक पे मैं एक पेरेंट से बात कर रहा था, जी। तो मैंने उनको बोला कि ये बच्चा जब दिन भर में यदि 4 से 5 घंटा टीवी या मोबाइल देखता है तो आप उसको छुड़वाओ, बिकॉज ये उसके माइंडसेट पे असर डाल रहा है। उन्होंने मुझसे शेयर किया कि सर ये हमारी नहीं सुनता। मैंने कहा ये बच्चे का फॉल्ट नहीं है, दिस इज वन प्लेस वेयर यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट, कि ये रूल्स हैं, यू हैव टू फॉलो दिस रूल्स। आप यहाँ पे स्ट्रिक्ट होना जरूरी है, लेकिन आप बच्चे को वहाँ पे स्पेस दो जहाँ पर कि उसको स्पेस की रिक्वायरमेंट है। जी। तो बेस्ट इज कि यू शुड रादर बी लाइक अ कोच। कोच का काम क्या होता है? कोच साथ में रहता है, हमेशा खड़ा रहता है, लेकिन वो बाउंड्रीज सेट करके रखता है कि यू आर नॉट सपोज टू क्रॉस दिस बाउंड्री। आपको भी वही रोल बच्चे की लाइफ में प्ले करना है कि आप उसके साथ में रहो, बी फ्रेंडली, लेकिन उसकी बाउंड्रीज हमेशा हमेशा सेट करके रखो कि इस बाउंड्रीज को आपको क्रॉस नहीं करना है। सही बात है। अभी मैं रिसेंटली देख रहा था, मैं और मेरी वाइफ वॉक पर जा रहे थे, सुबह की बात है, और एक पिता अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहा था बाइक पे। अब आश्चर्य देखिए, उस पिता ने अपना हेलमेट बच्चे को लगा दिया था जिसकी उम्र शायद 4-5 साल होगी, और वो हेलमेट लगा के मोबाइल के अंदर बाइक पे बैठे हुए चला जा रहा है। उस बच्चे को ना तो ये एहसास था कि आज मौसम कितना खूबसूरत है, धूप है या गर्मी है या ठंड है, मतलब वो पूरी दुनिया से मोबाइल में देखते हुए कट चुका था। अगर आदमी या हम लोग जब अपनी खुद की बात भी करते हैं, जब हम लोग गाड़ी पर बैठे होते हैं और आंखें खुली होती हैं तो हम अवेयर होते हैं कि कोई चीज़ सामने से आई तो हम लोग अगर अपने आप को बचाना तो कैसे बचाएंगे। उस बच्चे को कुछ नहीं पता था, एकदम से ब्रेक लगे तो शायद वो गिर भी सकता है। तो आजकल पेरेंट जो है
अपने बच्चों को सहूलियत देने के चक्कर में इतनी गलतियां कर रहे हैं कि शायद हम सोच भी नहीं सकते। आप देखेंगे नवनीत जी कि कई बार पेरेंट्स स्कूल में लड़ने चले जाते हैं हाँ कि बस को हमारे घर तक लेके आओ, स्कूल बस को हमारे घर से जी ले जाओ जी ताकि जी हमको बच्चे को 50 मीटर दूर बस स्टॉप तक भी नहीं छोड़ने जाना छोड़ना पड़े। पड़े। मुझे ऐसा लगता है दिस इज द टाइम जब आप अपने बच्चे के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हो डेली, हाँ तो रादर देन कि आप उसको उस पर्सपेक्टिव में लेके आप ये सोचें, आप ये कोशिश करते हैं कि बस आपके घर के नीचे से चले जाए, जी थोड़ा सा तो पेरेंट्स को अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। पड़ेगा। ये बहुत अच्छा थॉट दिया आपने कि ये मैं जनरली करता हूँ, मेरी बेटी को छोड़ने में ही जाता हूँ, तो हम लोग बात करते हैं कुछ ना कुछ। कभी ऐसा भी होता है कि उसको कोई सीख देनी होती है मुझे, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम होता है जब मैं उससे बात कर सकता हूँ कि एग्जैक्टली। यार बेटा जो कल हुआ ठीक नहीं था यार, अपन उसको इसके ऊपर इस पर काम करना चाहिए। एंड किड्स आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट, मतलब उनको तो यस वो खुश होके चाहते हैं कि चलो आज पेरेंट्स मम्मी पापा मुझे छोड़ने जाएंगे। तो हाँ ये बच्चे का एक ऐसा सुख है जिसको हम वो भी छीनने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छी बात की आपने। अमूमन हम लोग ये देखते हैं कई सारे छोटे छोटे बच्चे जिनकी एज 3 साल से 5 साल के बीच की होती है, वो इतने टेंट्रम शो करते हैं, इतनी जिद करते हैं अपने माँ बाप के सामने कि बता नहीं सकते, और कई बार फिर माँ बाप को उनके सामने झुकना भी पड़ता है। ऐसे बच्चों को कैसे ट्रीट किया जाए? बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। और मुझे लगता है ये पेरेंट्स की लाइफ का सबसे डरावना सच होता है जो उनको पहली बार 2-3 साल के बच्चे के साथ फेस करना पड़ता है। जी बिफोर 2 इयर्स उनको लगता है मेरा बच्चा दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा सबसे है क्यूट बच्चा है क्योंकि ये, मेरी हर चीज़ मानता है। मानता है। फिर जब 2.5-3 साल पे बच्चा मानना बंद कर देता है या जिद करना शुरू होता है तो उनको लगता है कि एकदम से इसके बिहेवियर में ऐसा क्या चेंज आ गया, हम्म क्योंकि बाय द एज ऑफ 2 इयर्स वो लोग बहुत अलग बच्चे की सोच को लेके बैठे होते हैं। जी इसको हम बोलते हैं टेंट्रम्स। जी एंड दिस इज वेरी नॉर्मल, बच्चे का नॉर्मल डेवलपमेंट का हिस्सा है। अच्छा बच्चे का इंडिपेंडेंट थिंकिंग डेवलप हो रहा है, हम्म इसलिए वो आपसे जिद कर रहा है, आपको चीज़ों के लिए मना कर रहा है। हम्म इसको आप बेस्ट ये होता है, मैं हमेशा पेरेंट्स को एडवाइस करता हूँ कि यदि आपका बच्चा टेंट्रम थ्रो कर रहा है तो आप उसको रिस्पॉन्ड करना सीखो, डोंट रिएक्ट। ओके मोस्ट ऑफ द टाइम हम रिएक्ट करते हैं, बच्चे को डांटते हैं, हम उसको ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। यदि उसने ज़ोर से चिल्लाया तो हम उससे और ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाते हैं ताकि बच्चा चुप हो जाए। लेकिन दिस इज़ द टाइम टू मॉडल अ बिहेवियर। किस तरह से बिहेवियर मॉडल करना है, हमको बच्चों को ये बताना है कि चाहे कितनी भी सिचुएशन कैसी भी हो, हम शांत रहकर उसको हैंडल करते हैं। सो द पेरेंट्स हैज़ टू बी वेरी रिलैक्स्ड एट दैट टाइम। उनको सिर्फ बच्चे को ये बोलना है कि आपका द पेरेंट्स हैज़ टू बी वेरी रिलैक्स्ड एट दैट टाइम, और उनको सिर्फ ये देखना है कि बच्चा खुद को फिजिकली हर्ट नहीं करे बट ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड। ये बिहेवियर्स अपने आप 6 साल के बाद में बच्चे की लाइफ से चले जाते हैं, क्योंकि 6 साल के बाद में बच्चे का एक दूसरा ब्रेन का डेवलपमेंट आता है जब जिसको हम बोलते हैं सेल्फ रेगुलेशन। जब बच्चा समझता है कि मुझे हर चीज़ नहीं मिल सकती, व्हेन द चाइल्ड डेवलप्स अ थिंकिंग कि क्या चीज़ मेरे लिए ठीक है क्या चीज़ नहीं है। तो ये जो 3 to 6-7 ईयर्स का एज है, इसमें आप जितना काम और कंपोस्ट रहोगे बच्चों की जिद पर उतना ही बेहतर होगा। जी पर इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चे की जिद में गिव अवे कर देना। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि यदि आपने किसी चीज़ को मना किया तो फर्म नो पे रहिए, मतलब बच्चे की जिद के आगे उसमें हाँ मत करिए, लेकिन आपकी आवाज़ से यू शुड नॉट शाउट इन फ्रंट ऑफ किड। आप सिर्फ फर्मली नो करिए कि ये हम नहीं करेंगे। नहीं हो पाएगा। बच्चा जब 2-4 बार देखा गया कि मेरे पेरेंट्स ने मना किया और मेरी जिद के बाद में भी उसको हाँ नहीं करवा पाया, तो उसकी जिद भी अपने आप कम हो कम हो जाती है। जाती है। सो दिस इज द टाइम फॉर यू टू बिकम काम एंड कंपोस्ट एंड फर्म एज वेल। ग्रेट, अच्छे तरीके से आपने समझाया इस चीज़ को। आजकल के बच्चे मोबाइल के बड़े दीवाने हो रखे हैं कि हमारे पेरेंट भी अपनी कामों करने के चलते बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं। स्क्रीन टाइम को कैसे सही किया जाए, क्योंकि आजकल स्कूल भी कई बार ऐसे चीज़ें देते हैं जो बच्चों को मोबाइल पे ही दिखाई जाती है, मोबाइल देना ही पड़ता है। तो स्क्रीन टाइम कैसे कम किया जाए या मोबाइल के एडिक्शन को कैसे हटाया जाए? देखिए, पेरेंट्स को ये समझना होगा कि जो अर्ली ब्रेन्स का डेवलपमेंट है वो बच्चे की पैसिव स्क्रॉलिंग से डेवलप नहीं होता। मोबाइल तो छोड़ दीजिए, आजकल बच्चे दिन भर रील्स देखने लगे हैं। Yes. मतलब इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि कार्टून देख रहे हैं, वो तो रील्स देख रहे हैं, दिन भर स्क्रॉल कर रहे हैं, उनका थंब स्क्रॉल करता है। इससे बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होगा। इट हैपन्स विथ एक्टिव एक्सप्लोरेशन। पेरेंट्स को बहुत फर्मली सोचना चाहिए कि मुझे मेरे बच्चे को क्या बनाना है, टेक्नोलॉजी का क्रिएटर कि टेक्नोलॉजी का कंज्यूमर। यदि उनका बच्चा उन्हीं के सामने दिन भर फोन पे रील्स देख रहा है तो वो टेक्नोलॉजी का कंज्यूमर बन रहा है।
अगेन मैंने इसी शो में पहले बोला कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपको कहाँ स्ट्रिक्ट रहना है, एंड दिस इज वन थिंग वेयर यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट। एज फार एज स्क्रीन इज कंसर्न, मैं 3 चीज़ों को बहुत स्ट्रांगली बोलना चाहता हूँ। 3 चीज़ें बच्चों को मालूम होना चाहिए। नो स्क्रीन जोन, घर में कुछ ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पे स्क्रीन बिल्कुल भी नहीं देखें। एंड फॉर मी इट इज़ द डाइनिंग टेबल। यस, कि डाइनिंग टेबल के जब आप खाना खा रहे हो तो स्क्रीन वहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है। देन देयर शुड बी नो स्क्रीन टाइम। बच्चों को मालूम होना चाहिए कि मेरे सोने के 1-1.5 घंटे पहले मुझे स्क्रीन नहीं मिलेगा। वॉच करना है, ठीक है। एंड देन देयर शुड बी नो मोबाइल स्क्रीन। यदि स्क्रीन देखना भी है तो आप टीवी पे स्क्रीन देखो, दैट टू फॉर हाफ एन आवर, लेकिन मोबाइल बच्चे के हाथ में नहीं होना चाहिए। इस चीज़ में यदि आप स्ट्रिक्ट रहोगे तो आप बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट में उसको हेल्प कर रहे हो। यदि आप बच्चे की जिद में, यदि आपने ये सब चीज़ें बच्चे की जिद में आकर यदि आपने ये सब चीज़ों को छोड़ दिया, तो मान के चलिए कि लॉन्ग टर्म में आप बच्चे का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। राइट। आजकल तो मोबाइल और मोबाइल गेम्स भी बड़े परेशानी का सबब बन गए हैं। एग्जैक्टली। अभी हम लोगों ने देखा कि 3 बहनों ने सुसाइड कमिट Suicide किया। किया। दे वर प्लेइंग सम कोरियन गेम्स, कोरियन कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड थी वो। ये कल्चरल चेंज जो है या डिफरेंस जो है वो कितना हम लोगों के बच्चों के दिमाग पर असर करते हैं। कई सारी ऐसे वेब सीरीज़ भी हैं जो बच्चों को गुस्सा करना और अपने माँ बाप से बैड बिहेव करना भी सिखाते हैं। अननोइंगली वो शुरू कर देते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, देयर इज अ थिंग जिसको हम बोलते हैं को-विविंग। बच्चों पेरेंट्स को बच्चे के साथ में फॉर अ लिमिटेड टाइम फ्रेम एक चीज साथ में देखना चाहिए, स्पेशली यदि आपका बच्चा 8-9 साल से छोटा है। जब आप ऐसा करोगे तो आप और आपका बच्चा उस चीज को एंजॉय करेगा। यू विल मेक श्योर कि बच्चा कोई ऐसा कंटेंट नहीं देख रहा है जो उसके ब्रेन के लिए हार्मफुल है या जो उसकी सोच के लिए गलत है। जी। तो को-विविंग ऐसी चीज़ है जो कि हर पेरेंट्स को मेक श्योर करना चाहिए कि, या फिर यदि आप किसी फॉर सम रीज़न, यदि आप किसी कारण से नहीं भी उनके साथ में देख पा रहे, सो स्टिल बी ओपन विथ योर चाइल्ड। आप उनसे पूछते रहिए कि उन्होंने क्या देखा, क्या वो देख रहे हैं, क्या वॉच करते हैं, ताकि उनके दिमाग में रहे कि मुझे कोई भी ऐसी चीज़ जो नहीं पेरेंट्स देखनी है। मुझसे वो कर सकते हैं, कन्फ्रंट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं देखना है। जी। सो यू हैव टू हैव अ हेल्दी रिलेशनशिप विथ योर चाइल्ड इवन व्हाइल वॉचिंग स्क्रीन। बच्चों के माइंडसेट पर आपकी ही की हुई चीज़ों का बड़ा फ़र्क दिखता है या इम्पैक्ट होता है। पेरेंट की ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जिसका असर सबसे पहले बच्चों पर होता है? मुझे लगता है बच्चे के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो अपने पेरेंट्स के आपस के रिलेशन को देखता है। हम्म। यदि आप और आपके बच्चे, मतलब इट हैपन्स मेनी अ टाइम्स कि किसी एक चीज़ के लिए मदर और फादर दोनों एग्री नहीं होते हैं, बच्चे से रिलेटेड भी कोई इशू होता है तो। लेकिन यदि आप उनके सामने ही एक अनहेल्दी बिहेवियर रिफ्लेक्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली बच्चा उस चीज़ को उस बात को एज ए एडवांटेज भी गेन करने की कोशिश करता है, और फाइनली उसके दिमाग पे कहीं ना कहीं खराब असर भी होता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप पेरेंटिंग की बात करते हो तो हस्बैंड और वाइफ को सिंक में काम करना आना चाहिए। और यदि आप पेरेंट्स बने हो तो सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी है कि हाउ वॉट एवर द इशू में भी, लेकिन बच्चे के सामने आप एक फ्रंट की तरह बिहेव करो। यदि आप नहीं कर पा रहे हो तो बच्चे के माइंडसेट पे भी असर पड़ता है और उसको ये भी पता होता है कि मुझे मेरे पेरेंट्स से एडवांटेज कैसे उठाना है। तो जिन परिवारों में अमूमन छोटी छोटी बातों पे बहस होती है, फाइट्स होती हैं, इसका असर बच्चों के दिमाग पे क्या होता है? देखिए, मैं हमेशा पेरेंट्स को एक चीज़ बोलता हूँ कि बच्चे का दिमाग स्पंज होता है। मतलब आप वो जिस इन्वायरमेंट में रहेगा वो उस इन्वायरमेंट को सोक कर लेगा। तो पेरेंट्स को लगता है कि हम इसको अच्छा बिहेवियर सिखा दें। यू कैनॉट टीच योर चाइल्ड अ गुड बिहेवियर, यू हैव टू मॉडल इट। आपको उसका रोल मॉडल बनना पड़ेगा। जी। तो जब आप बोलते हो कि ऐसा नहीं ऐसे रहना है, तो खुद का बिहेवियर भी असेस करना आना चाहिए पेरेंट्स को कि क्या मैं भी इस तरीके से रहता हूँ। सो देयर इज अ बुक द एब्जॉर्बेंट माइंड, मुझे लगता है सारे पेरेंट्स को पढ़ना चाहिए, बाय डॉक्टर मारिया मोंटेसरी, एंड शी इज हैविंग अ गुड रिकॉग्नाइजेशन, और बहुत अच्छा नाम है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में। जी। तो उनका यही कहना है कि एक बच्चे का जो माइंड होता है वो एब्जॉर्बेंट माइंड होता है, एंड यू आर नॉट सपोज टू टीच योर चाइल्ड, यू आर the only thing which you can do is to model the behavior which you want your child to have that. राइट। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। पहले आप अपने आप को अच्छा करेंगे तो बच्चे अपने आप उस चीज़ को सीख कर समझ कर आगे सही हो जाता है। वो एक कौन सी चीज़ है जिससे हम पहचान सकते हैं कि हमारा जो बच्चा जो बिहेव कर रहा है एक पर्टिकुलर एज में वो नॉर्मल है,
या डेंजर है, उसके ऊपर अब तुरंत काम करने की ज़रूरत है? डेंजरस बिहेवियर मतलब यदि बच्चा बहुत ही आइसोलेटेड रहता है, यदि हुँ, आपसे चीज़ें शेयर करना बंद कर दे, हुँ, आपको ऐसा फ़ील हो कि मेरा बच्चे में पिछले 6 महीने में बहुत एकदम से उसके बिहेवियर में कोई बड़ा चेंज आया है, हुँ, तो आप मान के चलो कहीं न कहीं उसके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है जो वो आपके साथ शेयर नहीं नहीं कर रहा कर है। पा रहा है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पेरेंट हुँ, टू हैव अ गुड एंड हेल्दी रिलेशनशिप। बच्चे को हमेशा वो स्कोप देना चाहिए कि बच्चे अपने मन की बात को शेयर कर सकें। हुँ, सो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक पेरेंट और बच्चे का रिलेशन जो है वो बेसिकली इट शुड बी लाइक कि दोनों अपनी बात एक दूसरे से रख एक कर दूसरे पाएँ। से रख सकें, शेयर कर सकें। और यदि कोई सडन चेंज देखते हो आप बच्चे के बिहेवियर में तो यू शुड बी अलर्ट, बिकॉज आज के डेट में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं जहाँ पे जी, कि बच्चे एक्सट्रीम लेवल तक जाके स्टेप उठा लेते हैं। जी, जी। आजकल ये भी हो रहा है कि मैं अपने बच्चे का दोस्त हूँ। दोस्त होना ठीक है या नहीं है बच्चों का? दोस्त होना अच्छा है। अगेन ये बात वही हो गई कि दोस्त होने का मतलब ये नहीं है कि आप परमिसिव पेरेंटिंग करें, कि आप हर वो चीज़ करें जो बच्चा चाहता है। जी। आपको बाउंड्रीज सेट करना आना चाहिए। योर हुँ, जॉब इज टू सेट द बाउंड्रीज ऑल्सो। हुँ, मतलब फ्रेंडशिप इज अ गुड थिंग कि हुँ, चलो ठीक है आप बच्चे के साथ ओपन रह रहे हो, हुँ। लेकिन यदि बाउंड्रीज नहीं सेट है तो वो ओपननेस कहीं ना कहीं आपको नुकसान करेगी और आपके बच्चे को भी नुकसान करेगी। जी, एक समय हुआ करता सर जब बच्चों को डाँट दिया जाता था, तो वो थोड़ी देर के लिए अपने माँ-बाप से बात करना बंद कर देते थे। ये समय फिर बाद में बदला, फिर वो बातचीत 1 दिन के लिए बंद होना शुरू हुई। अब तो ऐसा हो गया कि बच्चे 10-10, 15-15 दिन किसी चीज़ पर डाँट देने पर माँ-बाप से बात करना बंद कर देते हैं। ये कितना खतरनाक है और इसका ट्रीटमेंट क्या है? एक्सट्रीमली मतलब एक्सट्रीम लेवल ऑफ डेंजरस जी। बोला जाए तो, देखा जाए तो। और ट्रीटमेंट यही है कि आप अपने और अपने बच्चे के बिहेवियर को असेस करो। यदि बच्चा आपसे 10 दिन 12 दिन बगैर बात किए रह रहा है तो इसका मतलब यही है कि आपके और आपके बच्चे की जो बॉन्डिंग का लेवल होना चाहिए वो नहीं है। नहीं है। आप बच्चे की लाइफ में एंटर करो, बच्चे के लेवल पे आओ, बच्चे के साथ वापस में अपने रिलेशन को रीअसेस करो जी। और उसको इम्प्रूव करो। यदि आप ये नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं फिर बाद में आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। आपके अकॉर्डिंग सर ऐसी कौन-सी 3 चीज़ें हैं जो बच्चों को सही एज पे सिखा दें तो लाइफ टाइम के लिए आप चीज़ सेट कर लेते हैं? पहली चीज़ ईक्यू, हुँ, हुँ। जिसको हम बोलते हैं सॉफ्ट स्किल्स, जी। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हुँ, हुँ। सेकंड होता है फाइनेंशियल न्यूमरेसी। मतलब हाँ। आज की डेट में बच्चे को शुरू से अवेयर करें कि हमको कहाँ स्पेंड करना है और कहाँ बचाना है। जी। एंड दिस शुड बी अ जॉब ऑफ पेरेंट कि वो बच्चों को उसकी लैंग्वेज में उसके एज ग्रुप के हिसाब से बच्चों को शुरू से ये चीज़ें हुँ, सिखाएं। हुँ। जी। और तीसरा जो बहुत एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है क्रिटिकल थिंकिंग पे फोकस करना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ हुँ, कि हम लोगों ने कभी एक मूवी प्लान किया था अपने बच्चों के साथ में, व्हेन हुँ, द किड्स वर स्मॉल। हुँ, तो मुश्किल से 1.5 घंटे की मूवी थी लेकिन हम उसको 3 घंटे तक देखते रहे। हुँ, कैसे हमने उसको देखा हुँ। कि बीच बीच में ब्रेक लिया और फिर बच्चे को उसी सीक्वेंस का आगे उनसे पूछा कि इसके बाद में क्या हो सकता है। वाह! मतलब दिस इज़ वन थिंग जहाँ बच्चे को ऐसा सोचने में आया कि अब इसके बाद में ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, तीसरा कोई पॉसिबिलिटी भी हो सकता है। ब्यूटीफुल। तो बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग या जिसको हम बोलते हैं स्टेम थिंकिंग आज की डेट में, वो भी हुँ, ऐसी चीज़ है जो बच्चों की लाइफ में जितनी जल्दी हम डालें हुँ। उतना उनका सोचने का पावर डेफिनेटली बढ़ेगा। जी। एंड बिफोर वी रैप अप द शो मेरे ख्याल से एक चीज़ है जो सबसे इम्पोर्टेंट है जब आप बच्चे के साथ सोने के लिए जाते हैं, पूरा परिवार डिसाइड करता है कि दिस इज़ द टाइम फॉर बेड। उस समय बच्चे के साथ क्या बातचीत की जाए? उसके साथ कौन-सी ऐसी छोटी-सी एक्सरसाइज़ की जाए जो आने वाले समय में बहुत अच्छा पॉजिटिव रिज़ल्ट दे सकती है? एक हैबिट डेवलप करिए बच्चे के साथ, रीडिंग अलाउड। अच्छा, भले ही रीडिंग आपका अलाउड। बच्चा 6 मंथ्स का हो, हुँ, 1 ईयर का हो या 5 ईयर्स का हो, जी, यदि उसको पढ़ना आता हो या नहीं आता हो, जी। लेकिन आपके द्वारा बच्चों की स्टोरीज को जोर से जब आप बोलते हो हुँ, तो देयर इज अ टर्म कॉल्ड मिलियन वर्ड गैप। मतलब यदि हम रीडिंग अलाउड की हैबिट नहीं डालेंगे तो ये बच्चा जब बड़ा होगा तो उसकी वोकेबलरी में एक बहुत बड़ा गैप रह जाता है। हुँ, हुँ, हुँ। बट इफ़ यू कीप ऑन डूइंग ऑल दिस थिंग्स, और हमारे हमसे जो बड़े थे, मतलब हमारी दादी नानी ये सब करती थी, हमको सोने जी, के पहले जी, स्टोरी जी। सुनाती थी। राइट। आजकल हम सोने के पहले मोबाइल हाथ में दे देते हैं बच्चों के, हमारे भी हाथ में मोबाइल रहता है। जी। बट दिस इज़ वन थिंग विच कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन किड्स लाइफ। हुँ, हुँ। तो छोटा बच्चा भी है, आपको ये लगता है कि बच्चा अभी पढ़ भी नहीं सकता, समझ भी नहीं सकता, लेकिन आपके द्वारा बोले गए शब्द उसके कान में इम्बाइब होते जाएंगे। जी। सो दिस इज़ वन थिंग कि आई फील एवरी पेरेंट शुड स्पेंड एटलीस्ट 15 मिनट्स रीडिंग अ स्टोरी इन फ्रंट ऑफ देयर किड,
बिफोर गोइंग टू द बेड। क्या बात है, बहुत सुंदर बात आपने कही। इनफैक्ट आपने जितने भी मेरे क्वेश्चंस के आंसर किए वो कहीं ना कहीं बहुत सारे पेरेंट रिलेट करेंगे, और जो इस पॉडकास्ट के बाद लाइफ में सही बदलाव आना चाहिए वो इसके बाद ज़रूर आएगा। थैंक यू वेरी मच हमारे शो पर आने के लिए, थैंक ये यू सो सारी मच बातें करने। नवनीत जी, इट इज़ अ प्लेजर टू बी हियर। थैंक यू और वेरी मच, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।